हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपने देखा 26 जनवरी को क्या कुछ हुआ। एक तरफ राजपथ पर जो झांकियां निकली उसमें कई ऐसी चीज़ें थीं जिस पर लोगों ने एतराज़ किया। एक तो लद्दाख की झांकी थी जिस पर करगिल के लोगों ने कहा है कि उसमें सिर्फ एक धर्म के का ही एक तरह से डिस्प्ले हुआ है, एक ही पहचान बताई गई है, मेजॉरिटी को छोड़ दिया गया है। लेकिन एक और झांकी थी जिस पर लोग बात कर रहे हैं, वो थी उत्तर प्रदेश की, जिसमें राम मंदिर का टैब्लो दिखाया गया है। उसके सामने वाल्मीकि रामायण लिख रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ शक्लें मिलती नज़र आ रही हैं, कुछ वहाँ मोर भी थे। ये सारी चीज़ें थीं जिस पर लोग कुछ ना कुछ अटकलें लगा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे एक मेहमान ने आपको बताया था कि 2022 में राज्यसभा में जब बीजेपी का बहुमत होगा तो राष्ट्रपति को ख़ास पावर दे दी जाएंगी और उसके बाद हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएं और देश के लंबे समय तक शासक रहें। ये सारी बातें हैं, लेकिन इस पर ख़ास तौर पर 26 जनवरी में क्या कुछ हुआ, किसान आंदोलन का क्या हुआ और राजपथ पर जो कुछ दिखाया गया वो कुछ क्या था, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। वेलकम है सर आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए, 26 जनवरी में दो नज़ारे थे। टेलीविज़न स्क्रीन पर 2/3 हिस्से में दिखाया जा रहा था राजपथ पर जो कुछ हो रहा था, और जहां कोई विदेशी मेहमान नहीं था इस बार, और प्रधानमंत्री का चेहरा मोहरा बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट अब से पहले। लेकिन साथ साथ लाल किले तक किसान पहुंच गए। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने बहुत ही हंगामा हुआ। एक धर्म का धार्मिक एक परचम लहरा दिया गया लाल किले पर। इस सब को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे कि आपने अभी कहा कि टैबलेट पे बात आपने शुरू की कि 26 जनवरी की जो परेड थी उसमें उत्तर प्रदेश की एक झांकी थी जिसमें कि राम मंदिर का टैब्लो जो था वो दिखाया गया। उस टैब्लो में आगे जो है महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो रामायण की रचना कर रहे हैं। उनके बगल में अगल बगल में दो मोर खड़े हुए हैं। एक मोर जो है लोटे में कुछ दाने रखे हुए थे वो खा रहा है, और उसके साथ साथ जो है बहुत सारे साधु संत जो है दोनों तरफ चल रहे थे। और इसी टैब्लो में जो है एक हिस्से में दिखाया गया कि सरयू में दीपोत्सव हो रहा है। तो जब ये सवारी झांकी राजपथ पर गुजरी तो सारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो साक्षात भगवान के मंदिर को जो है अपना नमन कर रहा हो, और सारा एक तरह से वातावरण जो है राममय हो गया। और वहीं आपने कहा कि दूसरी टैब्लो जो थी वो लद्दाख की थी जिसमें कि बौद्ध धर्म के बारे में दिखाया गया, जिस पे लोगों ने आलोचना की। और वहीं पर मैं कहूँगा कि एक तीसरी झांकी और थी जो पश्चिम बंगाल की थी, जिसमें उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया था। अब इन तीनों रामलीलाओं की जो झांकियाँ हैं, क्योंकि झांकी की परंपरा हिंदुस्तान की संस्कृति में पुरानी है, विश्व में भी है, तो अगर आप देखें तो एक बड़ा अटपटा सा लगता है कि वाल्मीकि जी के साथ जो है दो मोर खड़े कर दिए। रामचंद्र जी के साथ अगर किसी जानवर का या पशु का कोई लेन देन है तो वो हिरण है, क्योंकि हिरण नहीं होता तो रामायण की रचना पूरी तरह नहीं हो पाती। उसी तरह जो मोर है वो भगवान कृष्ण का एक प्रतीक है, और भगवान कृष्ण का प्रतीक वो इसलिए माना जाता है क्योंकि राधा रानी को मोर बड़े पसंद थे, और राधा रानी को मोर पसंद थे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे भी मोर पसंद है। और इसीलिए एक पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, लव मी लव माई डॉग, कि अगर किसी से प्रेम करना है और उसका कुत्ता हो तो उसका प्यार करो। तो इसी तरह जो है मोर की स्थापना हिंदुस्तान की जो भक्ति काल की रचनाएं हैं उनमें भगवान कृष्ण के साथ ही होती है, और वो मोरपंख लगाते हैं। अब जो बात आती है कि महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण लिख रहे हैं, तो रामायण और अगर हम रामचरितमानस में तुलना करें तो दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि रामायण में भगवान को राम को जो है मनुष्य माना गया है, और जो रामचरितमानस है उसमें भगवान को जो है राम को जो है भगवान तुल्य माना गया है, विधि का एक प्रतीक माना गया है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण है तो वाल्मीकि रामायण जो है वो लंबी चलती है जब तक सीता जी जो है
धरती में अब समा नहीं जाती, और जब जो है भगवान राम और उनके तीनों भाई जो हैं सरयू नदी में जल समाधि नहीं ले लेते। अगर जल समाधि लेने की बात करें तो सरयू को मैंने पहले भी कहा आपको पाप है कि वहाँ पर हिंदू जो है जाके नहाता नहीं है सरयू में, क्योंकि सरयू नदी को ये श्राप मिला हुआ है कि जो भी सरयू में नहाएगा उसके सारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे और वो नरक का भागी होगा, पाप का भागी होगा। इसीलिए हिंदू जो है सरयू में नहीं जाते। लेकिन चूँकि एक पूरा एक आडंबर जो है खड़ा किया गया सुप्रीम कोर्ट में 1992 से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कि यहाँ पर जो है राम मंदिर था। अब जैसे ही मैंने पिछली बार भी कहा कि ये स्थापना के राम मंदिर के ऊपर जो है बाबरी मस्जिद बनाई गई, ये गलत थी, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला गलत था। और अब ये प्रकृति या आर्कोलॉजी ये प्रूव कर रही है कि वहाँ पर जो है सरयू नदी बहती थी और आज भी बह रही है। और आज भी बह रही है का मतलब ये है कि दशरथ जिन्होंने कि अपना महल बनाया था, जो राम के पिता थे, जो कि समर्थ थे, वो कोई भी आदमी जो अक्लमंद होगा नदी की धारा में अपना महल नहीं बना सकता, ना खड़ा कर सकता। तो ना वहाँ महल था, ना वहाँ खड़ा किया गया। बस सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम जो फसाद करने की वाली ताकतें होती हैं हिंदुस्तान में, वो हमेशा कोशिश करती हैं कि कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम एंगल निकल आए तो हिंदू जो एक आत्मदम्भ है या हिंदू के जो एक सेटिस्फेक्शन के लिए एक मुसलमान को पीड़ित दिखाकर या उस पर कब्जा करके हम अपने को ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो किया गया है। तो ये अपने आप में एक गलत परंपरा है। और आज ही ये जो राम मंदिर की जो टेबल्यू है, इसको जो है श्रेष्ठ टेबल्यू का पुरस्कार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। जबकि मेरे हिसाब से ये सबसे पहला पुरस्कार जो है पश्चिम बंगाल की झांकी को मिलना चाहिए, जो शिक्षा के महत्व को दर्शा रही है। क्योंकि अगर शिक्षा होगी तभी आपका दिमाग जो है पैराशूट की तरह खुलेगा। अब जब पैराशूट की तरह दिमाग खुलेगा तो आप सारी चीज़ देख पाएंगे और सुरक्षित उतर पाएंगे। शिक्षा का जो मतलब होता है वो ये होता है, व्यक्ति जो है ज्ञान को अर्जित करता है। उसको जो भी लोग धार्मिक होते हैं, धर्मांध लोग होते हैं या भगवान को पूजते हैं, उनके मन में जो है हमेशा कहा गया है कि रिलीजन का ओरिजिन जो है हमेशा एंजाइटी और भय से होता है। जब आदमी आदि मानव था तो अगर उसे लगता था कि कहीं जो है बादल गरज रहे हैं तो वो बादलों की पूजा करता था, कहीं उसे लगता था कि आग जल रही है तो वो आग की पूजा करता था, नदी में बाढ़ आती थी तो बाढ़ की नदी की पूजा करता था। इसी तरह जो है आदिम आदमी जो है वो हर उस चीज़ से जिससे उसे डर लगता था या जिसके बारे में उसे पूरा पक्का नहीं पता होता था, वह उससे डर जाता था और वह जो है अपने आप को बचाने के लिए उसकी स्तुति करता था कि भाई किसी भी दुष्ट आदमी को, किसी भी प्रेत को, किसी को भी अगर संतुष्ट करना है तो उसके सामने झुक जाओ। और झुकना जो है हर धर्म में आपको मिलेगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, या हर धर्म का मतलब ही यही है कि आप किसी के सामने समर्पण कर दें, झुक जाएं और ये माने कि हम भाई तेरे शागिर्द हैं, तेरे शरण में हैं और तू हमारी रक्षा कर। तो ये सारी बात मिलाकर अगर आप देखें तो ये जो 26 जनवरी में ये एक विशेष सोच के साथ जो है ये झांकी लगाई गई, क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव है और चुनाव होने की वजह से इन दिनों अगले साल जो है चुनाव चल रहे होंगे वहाँ। तो चुनाव में अपने आप को स्थापित करने के लिए बीजेपी के पास एक ही चीज़ है कि राम के नाम पे चंदा दे। तो रामचंद्र को उसने रामचंदे दे बना दिया है और चंदा इकट्ठा करते रहते हैं और वो मानते हैं कि जो चंदा देगा वो हमें वोट देगा। तो ये जो दूसरा पहलू था 26 जनवरी में, जिसमें किसानों की ट्रैक्टर रैली एक तरह से कंट्रोल से बाहर हो गई और किसान लाल किला तक पहुंच गए और वहां एक निशान साहब लगा दिया गया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये किस तरह से था? ऐसा कुछ प्लान तो था नहीं पहले से? कौन लोग थे जिन्होंने ये सब किया और इसका किसान आंदोलन पर क्या असर पड़ने वाला, क्या कुछ है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि ये एक राष्ट्रीय मीडिया जिसे जो अपने आप को घोषित करता है, उसमें चाहे अंजना ओम कश्यप हो या आप देखेंगे कि सुधीर चौधरी हो या अर्णव गोस्वामी हो या रूबिका लियाकत हो या और दूसरे लोग हों, ये बार बार जो है, जब मैं रास्ते में बाहर से लौट रहा था तब मैंने देखा कि बार बार ये कह रहे थे लाल किले से जो है तिरंगे को हटा दिया गया है और तिरंगे की जगह जो है निशान साहब और किसान आयोजन की जो है जो झंडे हैं वो लगा दिए गए और ये कहा गया ये राष्ट्रीय जो ध्वज का अपमान है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की बात कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत में एक कानून है जिसका नाम है इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किया जा सकता, उसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान नहीं किया जा सकता, उसमें राष्ट्रीय एंथम जो नेशनल एंथम है उसका अपमान नहीं किया जा सकता और उसमें भारत का जो नक्शा है उसका अपमान नहीं किया जा सकता।
लेकिन उस अपमान की व्याख्या जो है वो ये है कि अगर आप उस झंडे को फाड़ते हैं, उसको जो है पैरों के तले कुचलते हैं, उसका जो है और तरह से दुरुपयोग करते हैं, उसे मुंह पहुँचते हैं, हाथ पहुँचते हैं, तो ये जो है राष्ट्रीय झंडे का अपमान माना जाएगा। और इसीलिए इस मुद्दे को लेकर जो है एक नेशनल फ्लैग कोड पूरे देश में है। उस फ्लैग कोड के खिलाफ जो है एक आपने देखा होगा नवीन जिंदल नाम के एक सज्जन थे जिन्होंने एक मुकदमा लड़ा था कि मैं अपनी फैक्ट्री पर अपना तिरंगा लहराना चाहता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में पूरी तरह से व्याख्या की थी कि झंडे का अपमान क्या है। जब झंडे के अपमान की बात आई तो मैंने खुद 2 मुकदमे हिंदुस्तान में लड़े। पहला मुकदमा मैंने डाला था जब ऐश्वर्या राय जब मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट हुई थी, और मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में जो है कंटेस्टेंट जो थी वो दिल्ली के शांति पथ पर निकली और मुंह उससे पहुंच रही थी। तो उस पर मुकदमे में जो है मुझे अदालत ने कहा कि मुंह पहुंचना या ये जो है राष्ट्रीय झंडे का अपमान नहीं है, क्योंकि उसके मन में उसकी इज्जत थी। इसी तरह मैंने एक दूसरा मुकदमा डाला था किरण बेदी के खिलाफ कि वो जब अन्ना आंदोलन था तो वो एक जो उनके ट्रक था उस पर हर जगह उन्होंने झंडे को चिपका कर रखा था और उसके ऊपर वो घूम रही थी। तो मैंने कहा झंडे को इस तरह लगाना भी गलत है। तो अदालत ने कहा नहीं जी, ये झंडे का कोई अपमान नहीं है, क्योंकि उसकी भावना देखनी पड़ेगी। तो अब जिन लोगों ने लाल किले पर जो तिरंगा फहराया है और तिरंगे के साथ जो है अगर ये झंडे फहराए हैं अपने, तो उनके हाथ में 3 तरह के झंडे थे। तिरंगा भी झंडा था, निशान साहब का भी झंडा था, और तीसरा झंडा किसान मोर्चे का था। तो मैं नहीं मानता कि उन्होंने कोई इसी तरह से जो है देश के तिरंगे का अपमान किया है। और जहाँ तक ये कहना है कि लाल किला एक पवित्र चीज़ है, तो लाल किला एक किला है, एक हमारे यहाँ एक प्रतीक है देश की आज़ादी का। 1857 में जब पहला गदर शुरू हुआ तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने कहा कि हम हिंदुस्तान के बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो है सरकार स्थापित करने दिल्ली जा रहे हैं। 1942 में आपने देखा होगा जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, तो उस फौज में भी उनका नारा था दिल्ली चलो, और दिल्ली चलकर जो है तिरंगे को हम वहाँ पर स्थापित करेंगे। तो तिरंगा स्थापित करना लाल किले के ऊपर जो है एक प्रतीक है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए गर्व की बात होती है। और जहाँ तक ये कहना कि लाल किले का अगर आज के दिन हम स्टेटस देखें तो पहले लाल किला आर्मी के अंडर था, आर्मी उसका कंट्रोल करती थी। अब पिछले 5 साल से जो है मोदी सरकार ने कहा कि हम लाल किले की देख रेख का बोझ नहीं उठा सकते, तो उन्होंने डाल मियाँ कंपनी जो है उसको जो है ये उसकी देखरेख दे दी है। और आज के दिन जो है लाल किला जो है एक प्राइवेट कंपनी के पास है और उस पर जो है भारत सरकार का किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए ये कहना कि तिरंगे का अपमान हुआ है, लाल किले का अपमान हुआ है, तो ये जो लोग बीजेपी के लोग हैं ये जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं ताकि दूसरे के खिलाफ जो है उसकी देशभक्ति की भावनाओं को भड़काकर उसके खिलाफ नफरत का जहर फैलाया जा सके और वो उसी उसमें लगे रहें। यानी बार बार जो है इस बात को फैलाना कि वहाँ पर जो है किसान पहुँच गए और उन्होंने जो है तिरंगे का अपमान किया है। तो जितनी भी अब जो फ़ोटो आ रही हैं उससे पता चलता है कि लोग जो है वहाँ पर तिरंगा लेकर, निशान साहब लेकर और दूसरे झंडे लेकर सुबह से थे। और आप जो फ़ोटो देखेंगे कि जब ये कहते हैं कि वहाँ पर निशान साहब लगाया गया, जब वहाँ ट्रैक्टर थे तो वहाँ लोग मोटरसाइकिल पे आ भी रहे थे और जा भी रहे थे और पुलिस बड़े आराम से खड़ी थी। वहाँ जितने कैमरे थे उनका रुख बदल दिया गया था और एक तरह से ये था कि इट इज़ ए स्टेज मैनेज शो ऑफ डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। वो चाह रहे थे कि किसानों को किस तरह बदनाम किया जाए, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाए, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश की। और उससे क्या नुकसान हुआ किसान आंदोलन को कि किसान आंदोलन का जहां लोगों ने फूलों से स्वागत किया, लोगों ने मिठाइयां बांटी, लोगों ने उनके ऊपर जो है यानी 4 लाख 5 लाख लोग जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर थे, उनके जो दृश्य थे, लोग जो है खुशी बना रहे थे, वो सारे दृश्य जो है वो ख़त्म हो गए और इस लाल किले के दृश्य आ गए। और जो नेशनल मीडिया जो अपने को कहता है मोदी मीडिया है, उसने जो है जमकर जो है किसानों के खिलाफ भड़ास निकाली। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इससे किसान आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा? जी, मैं वही समझना चाहता हूँ। आपको एक बड़ी अजीब खबर लगेगी। खबर आई थी कि किसान आंदोलन में बहुत सारे जो किसान यूनियन हैं वो नाराज़ होकर जो है दिल्ली छोड़कर 1 लाख लोग बाहर चले गए। अगर 1 लाख लोग दिल्ली छोड़कर बाहर चले गए तो इसका मतलब ये था कि उस समय 1 लाख लोगों के जाने से पहले दिल्ली में कम से कम 10 लाख लोग थे और 10 लाख लोग थे। तो ऐसे में एक यूनियन के साथ अगर 1 लाख लोग वापस चले गए तो इसका मतलब है 9 लाख लोग आज भी दिल्ली के बॉर्डरों पर हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन में लगे हैं। और आप किसी भी बॉर्डर पर जाकर देखें, जिस समय झगड़ा हो रहा था उस समय मैं जो है दिल्ली के बॉर्डर पर ही था, तो मैंने देखा कि आराम से वो जो किसान हैं वो अपने अपने ट्रैक्टरों पर आ जा रहे थे और उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें लगे कि यहाँ पर कोई भय का बात है या दिल्ली छोड़कर भाग जाए। तो अब केंद्र सरकार जो है उसने अपनी जो जैसे आता है कि जी संधू को
लेकर जो है विवाद खड़ा किया, उसके साथ साथ जो पन्नू और लखा को लेकर एक विवाद खड़ा किया, जबकि वो सिख फॉर जस्टिस के प्रतिबंधित संगठन है, उसके मेंबर हैं। उनको सरकार दिखाती है कि जी हमने उनको जो है वारंट जारी कर दिया है और हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मौलाना साद को गिरफ्तार करने की बात थी और मैं हमेशा कहता था कि पुलिस जो है कभी भी मौलाना साद को गिरफ्तार नहीं करेगी। इसी तरह जो है पुलिस जो है कभी भी जीत संधू को, लखा को या पन्नू को गिरफ्तार नहीं करेगी, और वो जो बार बार जो है उनका इस्तेमाल किसान नेताओं को धमकाने के लिए करेंगे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि जीत संधू कह रहा था कि किसान नेताओं से मेरी जो बात हुई, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं सारे किसान नेताओं की पोल खोल दूंगा। तो एक विचित्र सी बात है हिंदुस्तान में कि जब भी आप देखेंगे नेता पे कोई इल्जाम लगता है तो कहता है अगर मेरे ऊपर सारे आरोप सिद्ध हो गए तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ अगर सारे आरोप सिद्ध हो गए तो तुम कौन होते हो तय करोगे मैं जेल जाऊँ ना जाऊँ? तो तुम तो चली जाओ, तो तुम्हें जाना ही जेल है। हाँ, फिर तो वही हाल इसका है जीत संधू का। ये कहता है जी मैं अगर गिरफ्तार हुआ तो मैं पोल खोल दूंगा। अगर गिरफ्तार जीत संधू हो गया तो इसे पेशाब करने के लिए भी पुलिस की परमिशन चाहिए, ये कैसे उनकी पोल खोलेगा? तो ये जो है एक तरह से मैं कहूँगा आईबी का, बीजेपी का, आरएसएस के जो एक कोटरी है जो किसानों के खिलाफ है, भारतीय किसान संघ का, एक तरह से उनका ये पिट्ठू है और ये उनके इशारे पर जो है किसान आंदोलन को बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है, लेकिन किसानों पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन अपनी मजबूती से अपने उन मूल्यों पर खड़ा हुआ है और किसी भी किसान नेता ने कभी नहीं कहा कि हमें लाल किले पे जाके झंडा फहराना है, कभी नहीं कहा, कोई कॉल नहीं आई। उल्टे दिल्ली पुलिस ने जो है आप देखेंगे 25 जनवरी की रात तक जो है रूट डिसाइड नहीं किया। रूट की आपने देखी, दिल्ली पुलिस के मन में अगर ईमानदारी होती तो उस नक्शे को छापती, अखबारों में देती और प्रिंट मीडिया को देती और दूसरे मीडिया को देती कि ये रूट है। मैं रात भर देखता रहा, कोई रूट नहीं समझ आया कि दिल्ली पुलिस ने आपका कौन सा रूट बनाया। सिर्फ जो है दिल्ली पुलिस जो है किसानों को भ्रमित करना चाहती थी, वो उन्हें उत्तेजित करना चाहती थी और उससे अड़चने जानबूझकर ऐसी जगह की। तो इसलिए अगर इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाकर जो है इंक्वायरी कमीशन में इंक्वायरी में अगर इसकी जांच की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अन्यथा होगा यही कि जैसे जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें झूठ सच चलता रहा, ऐसे ही जो है इसका एक झूठ सच चलता रहेगा, लेकिन किसान जो है न डराए न डरेगा और ये आंदोलन अपने मुकाम पर पहुंचेगा। केंद्र सरकार को आखिरकार हार कर तीनों अपने बिल वापस लेने पड़ेंगे, ये मैं आज के दिन कह सकता हूं, क्योंकि 26 जनवरी को जो किसान आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश की, उसके बाद किसान नेता और किसान पहले से ज़्यादा जागरूक और मजबूत हो गए हैं। आपने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में मौलाना साद का भी नाम लिया। मैं बताता चलूँ अपने दर्शकों को कि मौलाना साद से हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आधी रात को जाकर के मिलते हैं, उससे अगले दिन कार्रवाई होती है और ये जो जमात वाला जो दफ्तर है वो निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन और उनकी दीवार कॉमन दीवार है और पुलिस मुसलसल महीनों ये कहती रही कि हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सके, हमें मिले नहीं वो। तो जब सरकार के लोग होते हैं उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसी तरह से दीप सिद्धू का मामला है। दीप सिद्धू को देखो, उसकी फोटो मोदी जी के साथ है, उसकी फोटो राजनाथ सिंह के साथ है, उसकी फोटो जो अमित शाह के साथ है, हेमा मालिनी के साथ है, धर्मेंद्र के साथ है। वो जो है इलेक्शन एजेंट था होशियारपुर में, तो उन्हें दिल्ली पुलिस कैसे गिरफ्तार कर? नहीं, वो तो इन्हीं का आदमी है, इट इज अंडर कवर एजेंट। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं मौलाना साद के बारे में कहता था, मैंने घोषित उस समय किया जब ये कहते थे हम ढूंढ रहे हैं और सारे GTV और ये आज तक और रिपब्लिक भारत कहते थे कि कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ छिपा हुआ है। मैंने छिपा हुआ कहाँ है? तुम्हारे ही घाघरे में छुपा हुआ है और तुम कह रहे हो जी हम इसे बाहर ढूंढ रहे हैं। तो यही हाल जो है जीत संधू का है। जीत संधू इन्हीं का आदमी है और ये जीत संधू के नाम पर जो है किसानों को बरगलाने के लिए, जैसे पुलिस कई बार होता है कि किसी बड़े आदमी को फंसाने के लिए अपना जो है प्यादा एक मुजरिम बना देती है और वो कन्फेशन स्टेटमेंट देता है, जी फलाना फलाना आदमी था, इसको भी पकड़ लो। तो उसको पकड़ लेते हैं, जी देखो कन्फेशन स्टेटमेंट को अक्यूज का है, और उसे कह देते हैं कि तू सरकारी गवाह बन जा, कोई मसला और तेरे को छोड़ देंगे। बाद में पता चलेगा चार्जशीट में उसके रोल ही नहीं दिखाते, उसको नाम ही ड्रॉप कर देते हैं, कहते हैं जी ये तो इसका तो नाम गलती से आ गया। तो ये पुलिस के हथकड़ने हैं। जिसका नाम गलती से आया उसका बयान ठीक था, उसका नाम गलती से दूसरे को फंसाने के लिए तो चारा है ना, जैसे चुग्गा है, मछली पकड़नी है तो चारा डालोगे, चाहे केचुआ डालो या कुछ डालो, ताकि मछली पकड़ में आ जाए। जी 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 जी, बड़ी बात है। देखिए रविंद्र कुमार जी सादा अल्फाज में बहुत सी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बता जाते हैं और ये जो दो मिसालें हैं ना, मौलाना साद वाली भी और दीप सिद्धू वाली भी, ये बिल्कुल एक जैसी हैं। और इसमें इससे पहले एक वो वाक़या हुआ था जब एक आदमी को किसानों ने पकड़ा था और उसने ये एक्सेप्ट किया था कि पुलिस ने हमें भेजा था 26 तारीख की शो ख़राब करने के लिए, यानी हम पुलिस पर फायरिंग करेंगे और पुलिस
किसानों पर फायरिंग करेगी। तो किस तरह से साजिशों का जाल फैलाया जाता है आवाम को आंदोलनों से हटाने के लिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ कोई ना उठाए इस कोशिश में, लेकिन किसान उनकी बात मान पाएंगे, उस साजिश में आ पाएंगे, ऐसा आपने कहा कि ऐसा नहीं लगता। किसान हर हाल में जीतेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि तीनों ये बिल जो है केंद्र सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, इनके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। इसके अलावा किसान भी घर वापस जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।